सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। आखिरकार नेपरा को कराची वालों पर रहम आ ही गया और कराची के अवाम को खुशखबरी सुनने को मिल ही गई कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपए 60 पैसे फी यूनिट कम कर दिया है। यानी अब बिजली का औसत निर्ख 39 रुपए 97 पैसे से कम होकर 32 रुपए 37 पैसे मुकर्रर होगा। इस 6 साला मल्टी ईयर टैरिफ के फैसले से अवाम को रिलीफ जरूर मिला, मगर साल से कराची वालों को अजियत देकर उनकी जेबों पर अरबों का डाका डालने वाली के इलेक्ट्रिक के चेहरे के रंग और हाथों के तोते दोनों ही उड़ गए। नेपरा के इस फैसले के आते ही के इलेक्ट्रिक ने फौरन ही चीखो पुकार शुरू कर दी। कहा कि यह फैसला पायदार नहीं, ये रटी रटाई गर्दान ऐसे की जा रही है जैसे पिछले 7 सालों में कंपनी के सीईओ मोनिस अलवी की कारकर्दगी बहुत ही पायदार रही हो। सवाल यह है कि 7 साल के इस दौर में आखिर मोनिस अलवी की कोई एक बड़ी कामयाबी है, कोई अचीवमेंट है? जब से मौसूफ ने चार्ज संभाला है, क्या के इलेक्ट्रिक की पैदावार बढ़ी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी, बल्कि यूं कहें कि तलब के मुकाबले में कम हुई है तो ये ज्यादा सच होगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या मोनिस अलवी के दौर में कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक की बिजली सस्ती हुई? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि हुकूमत से सब्सिडी के अरबों डकार कर कंपनी आवाम की जेबों पर भी डाका मार रही है और लोड शेडिंग की शक्ल में उन्हें अजियत से अलग से बर्दाश्त करना पड़ रही है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि मोनिस अलवी के आने से के इलेक्ट्रिक की खवातीन मुलाजमीन ज्यादा गैर महफूज हुई हैं, क्योंकि मौसूफ खुद जिनसी हैरसगी के सजा याफ्ता हैं। यह मोतसिब का फैसला है कि मोनिस अलवी पर खातून मुलाजिम को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम सबूतों के साथ साबित हो चुका है। मोतसिब ने तो उन्हें सख्त सजा सुना दी, मुअत्तली का हुक्म जारी कर दिया, जुर्माना भी किया, मगर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की ढिठाई देखें कि फिर भी उन्हें इदारे की खवातीन मुलाजमीन पर बरकरार रखा गया और मोतसिब के इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया गया। कानूनी टेक्निकलिटीज की आड़ लेकर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया अब भी मोनिस अलवी की निगहबान बनी हुई है और वो अपने ओहदे पर मौजूद है और हिरासा करने वाला आवाम का पैसा वकीलों पर लुटाकर कुर्सी बचाने में कामयाब हो चुका है। यानी जुल्म भी हुआ, इंसाफ को भी खरीदा गया और इंतजाम फिर भी वही बदहाल रहा। इस बद इंतजामी, बदमाशी और नाइंसाफी पर एशिया पाक के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने तशवीश का इजहार किया है कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए कैसे के इलेक्ट्रिक और अक़लियती ग्रुप अल जमी ने अपने एजेंट्स को आगे कर दिया है और मुख्तलिफ पॉडकास्ट के जरिए झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर पाकिस्तान को बदनाम करने तक पर तुल गए हैं और अब इसे OIC सालसी में ले जाने की धमकियां दी जा रही हैं। शहरियार चिश्ती ये कहते हैं कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा है कि बतौर के इलेक्ट्रिक के सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर वो ये समझते हैं कि नेपरा का मौजूदा टैरिफ इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि बहुत ही मुनासिब है। के इलेक्ट्रिक अब भी एक मुनाफा बख्श कंपनी बन सकती है, शर्त यह है कि उसे एक काबिल मैनेजमेंट टीम चलाए, ना कि वो नाअहल टीम जो इस वक्त चला रही है। शहरियार चिश्ती ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि के इलेक्ट्रिक के सारे मसलों का हल ये नहीं कि पाकिस्तान को बदनाम करने पर मजीद पैसा खर्च किया जाए, बल्कि इसका सीधा और आसान तरीन हल ये है कि एक नया CEO लाया जाए जिससे के इलेक्ट्रिक इंतजामिया मुसलसल राह फरार ढूंढ रही है। ये बात कितनी दुरुस्त है, इसे ज़रा आदादो शुमार के तराजू में तोल लेते हैं। के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक ज़रा ये आदादो शुमार देखिए। ये वही के इलेक्ट्रिक है जिसे हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 बरस में 900 अरब रुपए की सब्सिडी दी। जी हाँ, 900 अरब। ये कोई छोटी या मामूली रकम नहीं है और अगर नेपरा ये कटौती ना करता तो अगले 7 बरस में मजीद 890 अरब रुपए अवाम के टैक्सों से इस कंपनी की जेब में चले जाते। 900 और 900 यानी तकरीबन 1800 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को मिलते। दुनिया में कहीं ऐसा देखा गया है कि एक निजी कंपनी हो मगर इसका नफा आवाम दे? सिर्फ नफा ही नहीं बल्कि नुकसान भी आवाम उठाए। ऐसे में कहाँ गई निष्कारी की वो कहानी जिसका मकसद सरकारी बोझ कम करना था? दिलचस्प बात यह है कि कराची वो शहर है जो मुल्क के वफाकी रेवेन्यू में 55% हिस्सा डालता है, यानी आधी सब्सिडी भी इन्हीं जेबों से वापस निकलती है जो पहले ही बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं। ये के इलेक्ट्रिक की कारस्तानी है कि कराची के शहरी 2 बार लूटे जाते हैं, एक बार बिल में, दूसरी बार टैक्स में। और अब आते हैं इस खेल के पसे पर्दा किरदार यानी अल जमी ग्रुप की तरफ। वो ग्रुप जो
बिजनेस के नाम पर पाकिस्तान की इज्जत को दांव पर लगा रहा है। कराची के मकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अल जमी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह पर फ्रॉड के मुलजिम आरिफ नकवी को रिहा कराया जाए। जी हाँ, वही आरिफ नकवी जो अरबों डॉलर के फ्रॉड में मतलूब है, जिसे दुबई में सजा हो चुकी है, जो अमेरिका में 291 साल कैद का सामना कर रहा है। मगर फिर भी अल जमी ग्रुप ये चाहता है कि पाकिस्तान हुकूमत इसके लिए मदद करे, और अगर ना करे तो धमकी दी जाती है कि पाकिस्तान को OIC आर्बिट्रेशन में घसीट कर ले जाया जाएगा। सवाल यह है कि सरमायाकारी के नाम पर क्या यह पाकिस्तान की तौहीन नहीं? मगर बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती, अभी जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मजीद सुनिए, यह ग्रुप सऊदी प्रिंस मंसूर के साथ शेयर्स के तनाज़े को भी हवा दे रहा है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके, प्रेशराइज किया जा सके और हुकूमत को ब्लैकमेल भी किया जा सके। यही नहीं, मुबैना तौर पर डॉक्टर शकील आफरीदी के बदले आरिफ नकवी की रिहाई तक की बातें की जा रही हैं। यानी मुल्क का वकार, अदलिया का निज़ाम सब एक धंधे की बोली में तोले जा रहे हैं। ये है वो पागलपन अल जमी ग्रुप का, जहां कारोबारी मफाद के नाम पर रियासत को ब्लैकमेल किया जाता है, मुल्क के सरमायाकारों को बदनाम किया जाता है और कराची के अवाम को अंधेरे में रखा जाता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कब तक ये मनमानियाँ चलती रहेंगी और कौन रोकेगा मोनिस अलवी की नाअहली को, अल जमी ग्रुप की बदमाशी को और के इलेक्ट्रिक की लूटमार को? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि कोई इनसे पूछे कराची को अंधेरों में धकेलने हिसाब आखिर कब होगा? ये नाअहलियाँ आखिर कब खत्म होंगी? ये लोड शेडिंग का अजाब कराची वालों पर से कब टलेगा? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे इमरान शाहिद साहब से, जो चेयरमैन है के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी के, हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि जमात इस्लामी ही वो एक मौसर और तवाना आवाज़ है जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुसलसल बुलंद होती रही है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, मोनिस अलवी का रिएक्शन, मुतसिब का फैसला सामने है और उसके बावजूद वो वकीलों पर लाखों रुपए खर्च करके अभी भी अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं। एक मखसूस ग्रुप उन्हीं को उस ओहदे पर बिठाए रखना चाहता है। पिछले 7 साल की कारकर्दगी सबके सामने है, क्या कहिएगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कि के इलेक्ट्रिक की यानी निष्कारी हुए गुज़िश्ता यानी 2005 से लेके 2025 में हम खड़े, 20 साल का तवील अरसा गुजर गया। इसकी निष्कारी का पस मंज़र ये था, जो KESC जो इस मुल्क का एक एसेट था, कराची का कराची को बिजली फराहम करने वाला एक सरकारी इदारा था, उसको जो निष्कारी की जा रही या उसको फ़रोग़ किया जा रहा था, उसकी बुनियाद ये थी कि जब हम इसकी निष्कारी कर देंगे तो प्राइवेट कंपनी इसकी जनरेशन के अंदर खुद कफील हो जाएगी, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी और कराची की जितनी भी बिजली की ज़रूरियात है वो उसको पूरा करेगी। इसके साथ साथ जो है वो सस्ती बिजली कराची के शहरियों को मिलेगी, कराची से लोड शेडिंग का खात्मा होगा और जो है वो चूँकि सरकारी ख़जाने से KESC को हर साल एक खती रकम सब्सिडी की देनी पड़ती है, तो निष्कारी के बाद जो है वो प्राइवेट कंपनी होने की वजह से उसको सरकारी ख़जाने से, कौमी ख़जाने से, टैक्स पेयर के पैसे से प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी भी देनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो है वो उसके बुनियादी नुकात थे या उसका पर्पस था या निष्कारी का ऑब्जेक्टिव था। अब हम जो है वो 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद 2025 में हम खड़े हैं, तो हम एक एक करके सारी चीज़ मुख्तसरन जो है उसका जो है वो जायज़ा लेते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं जनरेशन में। जिस वक्त KESC थी उसके वो अपने ज़राए से जो यूनिट जनरेट करता था, एक सरकारी इदारा 9,307 मिलियन यूनिट सालाना जनरेट करता था। इस वक्त जो 2025 में के इलेक्ट्रिक की जो पोजीशन है वो 20% उसकी जनरेशन के अंदर कमी वाक़ हो गई है और उसका सारा इन्हिसार जो है विफाक से मिलने वाली NTDC के थ्रू जो बिजली है उसके ऊपर उसका सारा इन्हिसार है। दूसरा मतलब ये है कि कराची की जितनी भी 3500 मेगावाट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से 2000 तक जो है उसकी जो ज़रूरियात है वो NTDC या विफाक की तरफ से जो बिजली मिलती है उससे पूरा किया जाता है। और ये मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से इमरान साहब के मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर सकी। जी बिल्कुल, नाअहली की वजह के साथ साथ जो निष्कारी के वक्त वादे किए गए थे कि $361 मिलियन की जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और जनरेशन के अंदर जो है वो 1100 मेगावाट का जो है वो इजाफा किया जाएगा। तो जो नेपरा की रिपोर्टें खुद बताती हैं कि यानी 2012 तक भी इन्होंने जो है वो जनरेशन के अंदर नेट
350 मेगावाट का सिर्फ इजाफा कर सके। तो जाहिर है कि उन्होंने जो है वो जनरेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसकी वजह से जो है ये उसके अंदर जो है वो पीछे रह गए और जो है ये दानिस्ता इन्होंने ये काम सारे किए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि बिजली की कॉस्ट की बात कर लें कि एक था ये कि सस्ती बिजली, चूंकि ये प्राइवेट इदारा होगा, ये एफिशिएंट तरीके से जो है वो यूटिलाइज रिसोर्स करते हुए सस्ती बिजली कराची को फराहम करेगा। तो इस वक्त जो है वो गुज़िश्ता 20 साल से लेके आज तक की डेट में के इलेक्ट्रिक जो है वो सरकारी बिजली कंपनियों के मुकाबले में जो है वो महंगी तरीन बिजली बनाता है। यानी अगर एक एवरेज कॉस्ट एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो सरकारी बिजली कंपनियां पाकिस्तान में हैं, एनटीडीसी की बिजली है, उसकी 8 रुपये कॉस्ट आती है, तो इनकी कॉस्ट जो है वो 28 रुपये तक जो है फी यूनिट, सिर्फ मैं जनरेशन का एक यूनिट जनरेट करने की बात कर रहा हूँ। इसमें दीगर कॉस्ट उसमें शामिल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो यानी इतनी महंगी तरीन बिजली जो है वो अपने ज़राए से, और ना सिर्फ ये कि सेल्फ सफिशिएंट हो सका, बल्कि महंगी तरीन बिजली जो है वो 20 साल गुजरने के बाद भी बना रहा है। अच्छा, लोड शेडिंग पे आ जाएं तो के इलेक्ट्रिक ने तो लोड शेडिंग की एक नई इस्तेलाह जो है वो इस पावर सेक्टर के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी और उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि खिलाफ नेपरा कवानीन भी है, गैर अखलाकी भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी है। दूसरा मतलब इसका ये है कि यानी नेपरा के मुताबिक जो है वो जो नेपरा एक्ट है या जो उसके कवानीन है उसके मुताबिक लोड शेडिंग सिर्फ 2 वजूहात की बना पे हो सकती है कि जब जो है वो जनरेशन कम हो, उसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा हो और उसको सप्लाई कम हो, यानी बिजली की डिमांड और सप्लाई में गैप हो। यानी जब बिजली कम होगी तो आप किस तरह से सप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि इस वक्त तो जो है वो एक्सेस जो है वो बिजली की जनरेशन है, पे और टेक के मुआहदे किए हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली जो है इस्तेमाल हो या ना हो, बिजली बने या ना बने, जो है उसके पैसे जो है वो कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में दिए जाते हैं। सही। तो इसके लोड शेडिंग की तो कोई जवाब मौजूद नहीं है। दूसरा उनका जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कहीं पे मेंटेनेंस शटडाउन लिया जाए तो उस वक्त आप लोड शेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अहम तरीन बात यह है कि लोड शेडिंग भी एनटीडीसी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अगर सप्लाई और डिमांड का भी गैप है तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से और किस तरह से यूनिफॉर्म जो है वो लोड शेडिंग करना चाहिए आपको। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने जो है एक नई इस्तेलाह निकाली, वो ये कहते हैं कि अगर किसी इलाके में एक फीडर पे मौजूद चंद लोग बिजली का बिल अदा न करें या जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस हों, उसकी इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव पनिशमेंट उस फीडर पे हज़ारों सार्फिन जो हैं जो वक्त पर बिजली का बिल अदा करते हैं उनको घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद ओवर बिलिंग भी होती है उन पर, वो जो नुकसान है वो भी तो उन्हीं से पूरा किया जाता है फिर। जी, और फिर अब जो है वो जिस तरह से बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि अभी जिस तरह से नेपरा के अंदर एक इन्होंने जाली और बोगस किस्म के क्लेम किए थे, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि 2013 से लेके 2017 तक जो है वो लोगों ने हमें बिल की अदायगी नहीं की, लिहाजा ये 70 अरब रुपए हमें उन सार्फिन से दिलवाए जाएं जो वक्त पर बिल अदा करते हैं। जमात इस्लामी ने जो है इसकी भरपूर मुखालफत की थी, बल्कि सबूत के तौर पर नाज़माबाद आईबीसी के 19 जाली और बोगस बिल पेश किए थे, जिसमें उस 19 बिल की मालियत जो थी वो थी 71 करोड़ रुपए। अच्छा, उसमें जब हमने उसके अंदर जो बिल पेश किया उसमें ये था कि जिसका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट था और उसके ऊपर एक महीने के यूनिट्स कितने थे, 45,000 यूनिट उसके अंदर मौजूद थे। तो मैंने ये नेपरा से सवाल किया, जो उनकी टेक्निकल टीम बैठी हुई थी, मैंने कहा ये किस तरह से मुमकिन है अगर जिसके ऊपर 1 किलोवाट सैंक्शन लोड हो उसके ऊपर 45,000 या 25,000 यूनिट्स एक महीने में किस तरह से बन सकते हैं। अगर हम फर्ज भी कर लेते हैं कि 1 किलो सैंक्शन वाट जो है 1 किलोवाट कंटिन्यूस 24/7 30 डेज तक भी इस्तेमाल हुआ तो 720 यूनिट से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो उस पर जो है वो नेपरा के उस वक्त जो मेंबर थे शेख साहब, उन्होंने कहा कि भाई इस पर फौरी तौर पे जो है वो इंक्वायरी की जाए।
और इसको चेक किया जाए। अच्छा, इसी तरह हमने दूसरा बिल पेश किया जिसके अंदर जो है वो ये बात थी कि एक आखिरी मरतबा उस कंज्यूमर ने 2005 में पेमेंट की थी, एक दूसरा कंज्यूमर था उसने आखिरी मरतबा 2008 के अंदर पेमेंट की थी, लेकिन उसकी जो है वो मुस्तकिल आज तक बिलिंग जारी है। जबकि नेपरा का कानून ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर बिल की अदायगी मुस्तकिल 3 महीने तक ना करे तो ना सिर्फ उसकी बिजली डिस्कनेक्ट होगी बल्कि जितना भी जो उसका जो है वो मीटर और उसका जो सप्लाई केबल है वो सब भी रिमूव कर दिया जाएगा और उसको उस वक्त तक जो है वो रिकनेक्ट नहीं किया जाएगा तो जब तक वो अपने वाजिबात अदा ना कर दे। जो इमरान साहब, ये जिन नाअहलियों की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये इस तरह की नाअहलियों के जरिए अपने आप को कवर अप करके माहाना और सालाना अरबों रुपए का प्रॉफिट ये के इलेक्ट्रिक हमेशा कमाती है और उसके बावजूद भी इन्हें वो हर साल 45 अरब की सब्सिडी चाहिए जिसके जरिए कराची वालों को कोई दूसरे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, उन्हें पानी मिल सकता है, सड़कें मिल सकती हैं, कोई मास ट्रांजिट का मंसूबा मिल सकता है, उसके बावजूद भी उन्हें चाहिए। और अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप देखें ये हुकूमत को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश, ये 2-2 अरब डॉलर के लीगल नोटिस सर्व करना, ये किस तरह का रवैया है फिर? जी बिल्कुल, आपने जो है वो ठीक तरफ निशानदेही की कि जिस तरह से अभी हालिया दिनों में कुछ दिन पहले जो है वो जो है नेपरा ने जो है के इलेक्ट्रिक का टैरिफ रिवाइज किया था जिसके नतीजे के अंदर जो है वो 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट इनके टैरिफ के अंदर कमी की गई थी, बल्कि ये कमी नहीं थी बल्कि करेक्शन की गई थी। जो नाजायज़ तौर पे जो इनको इनके प्रॉफिट को एक प्राइवेट और एक निजी कंपनी की जो नाअहली है और जो बैड परफॉर्मेंस है उसको टैक्स पेयर के पैसे से पूरा करने की जो कोशिश की गई थी जिसको नेपरा ने करेक्ट किया है। अब मैं मुख्तसरन जो है वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो नेशनल एवरेज टैरिफ है इस वक्त मौजूद जो है वो 31 रुपये 50 पैसे है और जो के इलेक्ट्रिक को जो पहले टैरिफ जो मई 2025 में दिया गया था वो 39 रुपये 97 पैसे था और जो बाद में जो रिवाइज किया अक्टूबर में वो 32 रुपये 37 पैसे। यानी जो सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि नेशनल एवरेज टैरिफ और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के अंदर कोई फ़र्क हो तो जो फ़र्क है उसको कौमी ख़जाने से टैक्स पेयर के पैसे से पूरा किया जाता है। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि चूँकि जिस वक्त निष्कारी की गई थी उस वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक को या जो इस कराची के इदारे की निष्कारी की उसको एक रोल मॉडल के तौर पे भी देखा जा रहा था कि जिसके नतीजे में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मुल्क के अंदर जो बाकी 10 बिजली की कंपनीज हैं उनकी भी निष्कारी की जाएगी। तो होना तो ये चाहिए था उसूली तौर पे कि प्राइवेट कंपनी होने के नाते इसका टैरिफ कम होना चाहिए था और सरकारी जो बिजली कंपनी है या एवरेज नेशनल एवरेज कॉस्ट उसको ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। जो नेशनल एवरेज टैरिफ है वो 31 रुपये 50 पैसे था, जो इनका टैरिफ था 39 रुपये 97 पैसे था, यानी नेशनल एवरेज टैरिफ से 8 रुपये 47 पैसे पर यूनिट ज़्यादा था जो कि 27% ज़्यादा था। जब रिव्यू के बाद जो है वो इनका टैरिफ 32 रुपये 37 पैसे कर दिया गया, 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट की कमी की गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस वक्त भी यानी 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट कमी करने के बाद भी इनका टैरिफ नेशनल एवरेज टैरिफ से अभी भी 87 पैसे फी यूनिट ज़्यादा है जो कि तकरीबन 3% ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ साथ आ जाए कि इसका हम जो है वो सब्सिडी पर जो है वो देखें, जब हमने इसकी निष्कारी की थी तो उस वक्त ये भी बताया गया था कि ये जो एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट करने के बाद कौमी ख़जाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और कौमी ख़जाने से सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगर हम पिछले 20 सालों यानी 2005 में जब सरकारी केसी थी आखिरी मरतबा उसको कौमी ख़जाने से 1.4 अरब रुपए सब्सिडी दी गई थी, जबकि 2005 से लेकर 2025 तक 900 अरब से ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो सब्सिडी दी गई और इसका जो यानी जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इसको फराहम किया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये सिलसिला अभी तक जारी है। सिर्फ मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊँ, सिर्फ माली साल 2022-23 में इस के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी कौमी खजाने से दी गई। तो इमरान साहब, इसका मतलब ये कि जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोइन सल्वी हैं जो इस फैसले पर बड़ा इस वक्त अपना रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, तो उनका वाहिद मेरिट बस ये है कि वो सब्सिडीज़ लेने के ही मास्टर हैं, चूँकि उनकी 7 साला परफॉर्मेंस हम देखें तो ना के इलेक्ट्रिक में बिजली सस्ती हुई, ना जनरेशन बढ़ी, ना प्रोडक्शन में कोई इजाफा हुआ। एक फ़ैसला ज़रूर आया मुतसिब आला की तरफ से और उनको हटाने का वो फ़ैसला था हैरेसमेंट केस में, लेकिन वो फिर उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया और अभी भी वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इस मखसूस ग्रुप की कि वो उन्हीं को इस वक्त सीईओ रखना है और उनके अलावा कोई और शख्स काबिल कबूल है ही नहीं? अच्छा, इसमें तो मैं तो
बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि जो मुनिस अलवी साहब हैं, ना ही जो है वो तो इखलाकी जवाज़ भी खो बैठे हैं और प्रोफेशनली भी जो है वो इसका हक नहीं रखते, क्योंकि गुज़िश्ता यानी हम 7 साल की बात कर लें या गुज़िश्ता जब से भी वो इस कंपनी के CEO बने हैं, जो के इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जनरेशन को देख लें, उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को देख लें, कौमी खजाना से हासिल की जाने वाली सब्सिडी को देख लें, बोगस बिलिंग को देख लें और जो है वो रिकवरी की पोजीशन को देख लें ना वो। और जो फिर दूसरी बात, उन्हीं की जो कुलीग हैं और जो वो साबका जो उनकी जो कोवर्कर थी जिन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया, जो कि साबित भी हुआ, उसके बाद जो है वो इखलाकी हैसियत भी खो बैठे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पर रहें। तो ना, जिस तरह से मैंने कहा, ना वो प्रोफेशनली और ना इखलाकी तौर पे उनको इस बात का हक हासिल है, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं कि जो है वो इस तरह की शख्सियत को जो है वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पे अभी तक रखा हुआ है। और इनकी मजाल ये देखें कि अगर नेपरा ने किसी कवानीन के तहत टैरिफ को कम किया है तो ये खुलेआम जो है वो कराची के शहरियों को धमकियां दे रहे हैं कि हम कराची में लोड शेडिंग बढ़ा देंगे और कराची में ब्लैकआउट कर देंगे। और उसके साथ साथ जो है वो इन्वेस्टर, इनके जो भी इन्वेस्टर हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो एक धमकी आमेज जो है वो ख़त लिखते हैं जिसमें $2 बिलियन का हर्जाने का नोटिस भेज रहे हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर एक प्राइवेट कंपनी और उसके CEO मुनिस अलवी किस किस्म की जो है वो, यानी आप ये कह लें कि किस तरह से, यानी उनका जो है वो अपने सार्फिन के साथ, कराची के शहरियों के साथ और इसी तरह मुल्क की इदारों के साथ जो उनका रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त रवैया। और जो हमारे जितने भी मुल्क के इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे भी और दीगर इदारे भी, उनको इस बात का जो है वो सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अच्छा जी जी तो इमरान साहब, ये इसका वे आउट है क्या? ये सूरत हाल जो बद से बदतर और फिर बदतरीन हो चुकी है, अब कॉम्पिटेंट लोग तो मौजूद हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं में जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं सेज वेंचर्स, वो इस फैसले पर इसकी तायद भी कर रहे हैं, इसको बड़ा मुनासिब फ़ैसला भी करार दे रहे हैं, ज़ाहिर एक लॉजिकल फ़ैसला भी है आवाम के हक़ में। तो ये ऐसे लोगों को उनका रास्ता रोका जा रहा है, रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जिसका असर फिर ज़ाहिर टैरिफ पर भी पड़ता है जो इदारे की सलाहियत है, और फिर इस वक्त लोग भी उससे एक अजियत से गुजर रहे हैं। तो अब इसका वे आउट आपकी नज़र में क्या है? देखें ना, अब जिस तरह की इस वक्त जो मौजूदा मैनेजमेंट है जिसके CEO मुनिस अलवी साहब हैं, यानी होना तो ये चाहिए था अक्सरियती शेयर जिसने एशिया पैक के जो यानी कंपनी थी उसके पास आ गए थे, तो इसका मैनेजमेंट कंट्रोल उसूली तौर पे तो उनके पास जाना चाहिए था। और उनके पास जो है वो बड़ी, जिस तरह से उनका आज भी अखबारात के अंदर जो है वो स्टेटमेंट है, उन्होंने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया है और कंज्यूमर, और ये भी बात की है कि ये जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, एक प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट को, उसकी बैलेंस शीट को या के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाहली का बोझ जो है वो पाकिस्तान की टैक्स पेयर पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, बजाय कि कंट्रोल उनके हवाले की। तो इन्होंने तो जो है वो उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर अदालतों से ले लिए, और इस मुल्क के अंदर अदालतें भी जो है वो ना सार्फिन के साथ, ना सार्फिन के हक़ में फैसले करती हैं, और जो है ना ही जो मुल्क के लिए जो बेहतर हो, इस मेगा सिटी और इस कराची के लिए जो बेहतर हो, इस बिजली फराम करने वाले इदारे के लिए इटसेल्फ खुद बेहतर हो, यानी उसके अंदर भी जो है वो उस तरह के इन लोगों को जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं, जिसके नतीजे के अंदर इस मुल्क के अंदर जाहिर है कि कराची पाकिस्तान का जो है माशी और इक्तिसादी हब है। और अगर और जो बिजली की जो जनरेशन है या जो बिजली की कॉस्ट है, जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है या उसकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके GDP ग्रोथ को। चूँकि इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का कराची, तो ज़ाहिर है कि जब बिजली नहीं होगी या जो भी होगी वो महंगी तरीन बिजली होगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सनतों पर भी आएगा, और बदतरीन लोड शेडिंग होगी जो इन सनतों के अंदर जो मजदूर और मेहनत कश लोग जो जाते हैं, अगर उनको भी घर के अंदर पूरी रात बिजली नहीं मिलेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। तो ये जो है वो अब हमें इस पर ज़रूर जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं और जो भी इस मुल्क के जो दीगर अफराद हैं जो मुल्क के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं, उनको चाहिए कि इस मैनेजमेंट से
जो है कराची के शहरियों की और मुल्क से इनकी जान छुड़ाई जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शाहिद साहब, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसी मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता 20 बरसों में प्राइवेटाइजेशन के बाद से के इलेक्ट्रिक सब्सिडी की मद में तकरीबन 900 अरब रुपए बटोर चुकी है, और अगर नेपरा का मल्टी ईयर टैरिफ से मुतालिक ये मुनासिब फैसला सामने ना आता, टैरिफ को कम ना किया जाता, तो अभी अगले 7 साल में मजीद 700 से 800 अरब रुपए के ई की जेब में जाने थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 26-27 सालों में कितना पैसा के इलेक्ट्रिक के पास सिर्फ सब्सिडी की मद में जाना था, और ये वो पैसा है जो कि आवाम टैक्सेस की सूरत में अदा करते हैं, जो कि आवाम की जेबों से बराह रास्त जाता है। पिछले 7 साल में अब जब ये इस नेपरा की जानिब से ऐलान हुआ, तो पहला रिएक्शन फौरी तौर पर जो सामने आया वो के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के इलेक्ट्रिक पर के ऑपरेशंस पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। अब जो पिछला 7 साल दौर है के मोनिस अलवी का एज CEO, उसमें अगर हम देखें तो चंद एक सवालात भी जन्म लेते हैं कि इन 7 सालों में क्या कि इलेक्ट्रिक की जनरेशन पावर बढ़ी है, क्या बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा हुआ? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सलाहियत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। अभी तक जो नेशनल ग्रिड पर उनका इन्हिसार है वो उसी तरह से मौजूद है जैसा आज से 2 दहाइयों पहले था। फिर क्या कराची वालों के लिए 7 साल दौर में बिजली सस्ती हुई? तो इसका जवाब न सिर्फ नहीं में बल्कि शदीद तरीन महंगी हुई है इस दौर में बिजली, और बिजली का टैरिफ इन 7 सालों में बहुत ऊपर गया है। तो ज़ाहिर है इस फैसले का जो असर है वो मोनिस अलवी पर होना ही था, और उनकी जानिब से ये रिएक्शन सामने आना ही था। साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि अब किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ेगी, क्या इसकी परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले दिनों में, और इस टैरिफ का क्या आवाम को कोई फ़ायदा मिल सकेगा, जिससे मुताल्लिक कई मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है कि आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ये 7 रुपए की जो कमी की गई है, जो पहले हुकूमत ज़ाहिर सब्सिडी की मद में के इलेक्ट्रिक को दे रही थी, क्या इसके बाद के इलेक्ट्रिक का चलना आसानी के साथ मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा? जो मोनिस अलवी कह रहे हैं कि ऑपरेशंस पर बड़ा मनफी असर पड़ेगा। 900 अरब पहले ले चुके हैं, मजीद 700-800 अरब लेने के चक्कर में थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इस रिवीजन के बाद ऐसा नक्शा पेश किया जा रहा है जैसे कोई खुदा न खास्ता के इलेक्ट्रिक नेक्स्ट वीक ही बंद हो जाएगी, और एक तरफ वो खुद ही ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो टैरिफ कम किया है ये कस्टमर को नहीं जा रहा। तो इट मीन्स अगर ये टैरिफ इसी तरह रहता तो इसका फिर बेनिफिशरी किसने होना था? सिर्फ के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट, के इलेक्ट्रिक के जो मौजूदा इन्वेस्टर हैं उन्होंने, इन दी शेप ऑफ सब्सिडी। ठीक है, तो मैं जब भी के इलेक्ट्रिक पे बात करता हूँ, आपसे पहले भी 2-3 दफा आपके शो में, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि इसको प्राइवेटाइज किए 20 ईयर्स हो गए। टू बी वेरी ब्रीफ, प्राइवेटाइज किया क्यों था? कि जी नंबर 1, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ रही। नंबर 2, इसका सिस्टम डिटीरियोरेट हो चुका है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नया इन्वेस्टर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा, वो इसके सिस्टम को अपग्रेड करेगा, ओवरऑल करेगा, इसके एनर्जी मिक्स को बैलेंस करेगा, वो बिजली की जनरेशन नीचे लेके आएगा, जैसे लोगों को रिलीफ मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं जो इतना वावेला मचा हुआ है। वेरी सिंपल, क्या प्राइवेटाइज के बाद गवर्नमेंट को सब्सिडी देना गवर्नमेंट ने बंद कर दी? नहीं। आपने इसी को ले लें, अगर ये टैरिफ रिवाइज ना होता तो साल की तकरीबन 890 बिलियन इनके मल्टी ईयर टैरिफ के पीरियड में साल की 127 बिलियन सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे आता है? ये कहते हैं जनरल पब्लिक को फायदा नहीं है, पब्लिक को फायदा है। वो जो सब्सिडी है, नेशनल एक्सचेकर पे जो बर्डन आता है वो कौन देता है? इस कंट्री का टैक्स पेयर देता है इनडायरेक्टली। नंबर 2, क्या आपने इन 20 सालों में कोई ऐसा काम किया कि जिससे आपकी वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से टैरिफ नीचे आ जाता? अब जो नेशनल एवरेज टैरिफ है
ये 31 रुपए 50 पैसे है और ये मांग रहे हैं 39 रुपए कुछ पैसे। क्यों मांग रहे हैं? कि ये जो डिफरेंशियल सब्सिडी टैरिफ डिफरेंशियल है, ये सब्सिडी मुझे मिलेगी और आप खुद ही क्लेम कर रहे हो कि ये पास ऑन नहीं होगी कस्टमर को। इट मींस कि आप इस टैरिफ को लेके सिर्फ गवर्नमेंट से 7 साल में 900 बिलियन रुपया स्नैच करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के नेशनल एक्सचेकर पे आप 900 बिलियन की वारदात डालना चाहते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है जी। पंजाब की तमाम डिस्को का लॉस इनसे कम है और अभी भी का अब तो रिवाइज हो गया 9 पॉइंट कुछ, और पंजाब की कई डिस्को का टारगेट अभी 7+ है, गैपको का टारगेट और फेस्को का टारगेट 8% प्लस है, और ये अभी भी 14% मांग रहे हैं कि भाई जो प्राइवेटाइज नहीं हुई उनका लास्ट सिंगल डिजिट में आप 20 साल के बाद भी 14% मांग रहे हो, तो आपको प्राइवेट करके गवर्नमेंट को मिला क्या? आपके कस्टमर को क्या मिला? पब्लिक को, कराची की आवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। रिकवरी पे आ जाए, थैंक्स टू रेगुलेटर के उन्होंने वापस कर दी है 94% रिकवरी। यहाँ पंजाब की तमाम डिस्कोज की रिकवरी 100+ है और अरबाब साहब 99.8 से 99.5 किसी डिस्को की रिकवरी हो जाए तो इस्लामाबाद में एक तूफान खड़ा हो जाता है कि भाई आपकी रिकवरी 99.8 से 99.4 क्यों हो गई है, 0.4 कम क्यों हो गई है। और जिसको आपने रोल मॉडल बनाना क्लेम किया था, आप उस वक्त की तरह स्टेटमेंट्स निकाल के पढ़े ना, जब इनको प्राइवेटाइज किया गया था तो यूं लगता था कि आप पता नहीं दूध की नहरें निकलेंगी कराची में। तो आपने 20 साल बाद भी रिकवरी 94 मांग रहे हो, और वो लास्ट जो है बिटवीन 100 एंड 94 वो किसको जाना है? आम कस्टमर को जो अपना आप बिल ऑलरेडी दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, और वो नेपरा ने अभी भी कंटिन्यू की है, उसको विड्रॉ नहीं किया, उस पर अभी कोई किसी बहस में मैंने वो चीज़ नहीं देखी। अभी तो हम इनके इस टैरिफ पे बहस कर रहे हैं। डेड डिफॉल्टर में आपके प्रोग्राम में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दोबारा करता हूँ, क्योंकि जब हमें पब्लिकली बोलना चाहिए तो हमें इस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, आम पब्लिक को भी समझ आए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑलरेडी उनको तो पता हर चीज का, उनको क्या बताना है हमने। डेड डिफॉल्टर वो होता है कि आपने मेरा बिल देना था, आपने 2 महीने तक लगातार मेरा बिल नहीं दिया, मैंने आपकी लाइट डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन एज ऑन द डेट ऑफ डिस्कनेक्शन जो पैसे मेरी आपकी तरफ मेरे ड्यू थे वो मैंने लेने हैं या नहीं लेने। सही, उसका एक मैकेनिज्म है। मैंने इंश्योर करना है कि आपने कहीं दाएं बाएं से तो बिजली नहीं ली, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू एक डिमांड क्रिएट करके कोर्ट में जाना है, हर तरह से मैंने वो पैसे आपसे रिकवर करने। इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पावर सेक्टर इन पाकिस्तान कि के इलेक्ट्रिक को ये अलाउ कर दिया गया है 50 बिलियन प्लस, 50 बिलियन, नॉट ए स्मॉल अमाउंट, कि ये पैसे जो आपने लोगों से लेने थे ये हम आपको राइट ऑफ कर देते हैं, आप उनसे मत लें। सही। इनको जो कंज्यूमर अपना बिल रेगुलर दे रहे हैं उनको पास ऑन कर देते हैं। तो मुझे सब जब तक ये इस तरह के फैसले हो रहे थे, रेगुलेटर जब तक हक में फैसला कर रहा था तो वो बड़ा सूट कर रहा था, उसकी तारीफें भी हो रही थी, सब्सिडी आ रही थी, किधर लग रही थी वो कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन जहां एक फैसला ऐसा आया जो कि ज़रा मेरिट पर महसूस हो रहा है, सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं सेज वेंचर्स, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह बयान इस पर आया है कि ये बहुत मुनासिब फैसला है इस वक्त नेपरा का, रेगुलेटर का। तो जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो तो इस पर नहीं एतराज़ कर रही है, एक मखसूस ग्रुप और सीईओ के इलेक्ट्रिक, उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन वो इस पर शो कर रहे हैं अपना। उनको इसलिए रिएक्शन है, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि इस फैसले में ये जो मैंने एंड पे बात की है, ये इस फैसले में अभी भी फलाह है। क्यों? मैं उसको एक और चीज से लिंक करना चाहूंगा। आप इन पैरेलल बाकी डिस्कोज को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो आप क्या आने वाले इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि वो भी आपके कहेगा जी ये मेरी डेड डिफॉल्टर अमाउंट है, ये मुझे भी राइट ऑफ करके दे, ताकि मैं बाकी कस्टमर को चार्ज कर दूं। ठीक है। और इन एफिशिएंसी की इंतहा है। मैं अभी डाटा चेक कर रहा था,
पंजाब की 5 डिस्को के डेट डिफॉल्टर से कराची अकेले का डेट डिफॉल्टर ज्यादा है। दैट मीन्स टोटल इनकम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी। एंड जब मैंने आपसे एक पैसे लेने हैं कहीं से, तो आप मुझे कहें कि नहीं मुजाहिद साहब ये छोड़ दे, हम आपको दे देंगे, तो मैं क्यों एफर्ट करूंगा उससे पैसे लेने। तो जब आपको ये फैसिलिटी मिल गई कि इनको आए साल 2 साल बाद हमसे राइट ऑफ करा लिया करें, तो वो क्यों एफर्ट करेंगे वो रिकवरी करने की, वो तो लोगों को डाल देंगे। ये हम आने वाले इन्वेस्टर ओनर के लिए गलत एग्जांपल बना के जा रहे हैं। चूंकि एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर रही, सीईओ और दीगर बोर्ड मेंबर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो सर्विसेज नहीं बेहतर कर पा रहे, इनएफिशिएंसीज पर नहीं काबू पा रहे, तो ज़ाहिर है उनको फिर प्राइवेट कंपनीज में तो चेंज कर दिया जाता है, रातों रात तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी क्या मजबूरी है कि हम देख रहे हैं कि मुतसिब का फैसला भी है, उसके बावजूद स्टे लेकर मोनी सल्वी को ही कैरी करवाया जा रहा है। हमने बदकिस्मती से चाहिए तो, हाँ जी बात मुकम्मल करें, कि वहां पे एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है, और आप इसको सिर्फ इस एंगल से ना देखें। आपने पावर सेक्टर में ये वाहद यूटिलिटी थी जिसको प्राइवेटाइज किया। होना जो ये चाहिए था कि ये एक रोल मॉडल बनता और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होके बाकी को खरीदने की कोशिश करते। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि इसको प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट को क्या मिला, जो भी यूटिलिटी सर्विस है उसके कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके कोई कंसर्न्ड गवर्नर और मॉनिटरिंग बॉडीज होती हैं। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, मैं अपने तमाम कमेंट्स विड्रॉ करता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है किसी यूटिलिटी सर्विस का? उसका कस्टमर। क्या कराची का कोई कस्टमर इनकी परफॉर्मेंस से मुतमइन है? मैं आपके साथ निकलता हूं, आए पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे मुतमइन है? किसी एक का नाम ले। रेगुलेटर के इनकी परफॉर्मेंस के बारे में शोकाज रिकॉर्ड पे है, मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पे है। हमने एक ऐसी बैड स्टोरी क्रिएट कर दी है इसकी इन द शेप ऑफ के इलेक्ट्रिक कि हमें प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछते हैं कि बताओ भाई, जो पंजाब की 5 डिस्को नहीं प्राइवेट, उनके रिजल्ट इनसे अच्छे हैं, तो आपने इसको प्राइवेट करके क्या कर लिया है? सही। और मुजाहिद साहब, इन सारी चीज़ों के बाद भी जो अभी $2 अरब का लीगल नोटिस उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल और SIFC को भेजा गया है, तो ये ब्लैकमेलिंग की बड़ी खुली कोशिश है। दैट इज हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उनको ये समझ आ गई। देखें, इन्होंने जब से टेक ओवर किया, और स्पेशली जो पिछले 5-7 साल की मैनेजमेंट है, यकीन करें मैं इस पे डिबेट करने को तैयार हूं। मैंने प्रैक्टिकली कराची में फिर के भी देखा है। इनका ये टॉपिक ही नहीं है कि भी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली काम करें, अपनी एनर्जी, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करके टेक्निकल लॉसेस नीचे लेके आए, थेफ्ट को कंट्रोल करें और सिस्टम इम्प्रूवमेंट से अपने फिगर्स को ठीक करें। नहीं, ये इनका टॉपिक ही नहीं है। मेरी बात रिकॉर्ड पे ले लें, जब तक वहां पे रियल प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं बैठनी और उसने ऑन ग्राउंड एनर्जी जनरेशन साइड पे, ट्रांसमिशन साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इम्प्रूवमेंट करके इन रियल सेंस अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ठीक करने का डिसीजन नहीं करना, डिटर्मिनेशन नहीं करनी। मेरे कमेंट्स रिकॉर्ड पे ले लें, ये जितना मर्जी टैरिफ रिलीफ ले लें, इस तरह का के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होनी जब तक ये उन लोगों के पास है जो प्रैक्टिकली काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद पर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा जामे तज्जिया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक की इस ओवरऑल परफॉर्मेंस जो गुज़िश्ता 20 साल और फिर जो पिछले 7 साल में बदतरीन परफॉर्मेंस रही है उस पर पेश किया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।